later at some point. I'll talk to some IT person. Right, Ji. So I am, yes, recording has started. I am going to show my document to you, और ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ. नोट्स, इकोनॉमिक एफिशिएंसी. राइट बच्चों, अगर जोशुआ वीडियो नहीं देखी थी तो अब इस चीज़ समझ लो. इब्राहिम को तो ये सारा पता होना चाहिए बिकॉज ही अटेंडेड ऑल द क्लासेस. व्हाट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी? को चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स मीन्स बाय एफिशिएंसी. In economics, it is a situation where output is produced at the lowest possible cost using the least inputs. इसको बोलते हैं बेटे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. यानी जब आप चीज बनाने जाओ तो कम से कम इनपुट्स यूज करो, ऐसी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो कि लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन हो रही हो. दिस इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. किसी बच्चे को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में प्रॉब्लम? ओके, फिर जी दूसरा हिस्सा इसका, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड. somebody is trying to enter, let me just quickly let them in. Sorry. सुहेब, आई मस्ट से समथिंग, ऑल्दो मुंह की तारीफ अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुहेब हैज डिस्प्लेड प्रॉपर A2 लेवल की तैयारी. जितने क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, टाइम मैनेज नहीं कर सके, लेकिन जो उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन कर दिया, इट वाज लाइक अ मॉडल आंसर. सो आई request the rest of you to be as diligent as him. He's very quiet, he doesn't interact with me, but I can see how well he's preparing. He attends the classes regularly, he understands things, and then he watches the video whenever I post it. One of the first to ask for are Inshal and Suhaib and Ibrahim. तो ये एटीट्यूड चाहिए सुहेब वाला. तो इंशाल्लाह ताला अगले 2-2.5 महीनों में आप लोग ये स्टार अपना बना लोगे अपने ए को, वरना बी पे भी आ सकता है. आई एम टेलिंग यू, यू नॉट, नन ऑफ यू आर सो वीक कि भाई सी पे डी पे चले जाओ, बट बी पे चला जाएगा आपका ए. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस टाइम को अच्छा यूज करें, जस्ट लाइक सुहेब इज डूइंग इट. राइट जी, सो हम कर रहे थे एफिशिएंसी का. राइट, तो व्हाट इज एफिशिएंसी जी? मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द lack of attendance again. Abdullah और वो सारे बच्चे फिर गायब हैं. It is a situation where output is produced at the lowest possible cost using least inputs, यानी productive efficiency. फिर जी कोई फायदा नहीं efficient होने का अगर वो goods लोगों को पसंद नहीं आ रही. The output produced should also reflect consumer preferences. That is allocative efficiency. Allocative efficiency क्या है जी? कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, वेरिएशंस, इनोवेशंस, डिफरेंट फीचर्स ऐड किए जाएं. फिर जी एलोकेटिव एफिशिएंसी जब अचीव हो जाएगी, इट विल लीड टू अ सिचुएशन कॉल्ड परेटो ऑप्टिमैलिटी. ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ. किसी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, कि अगर रूथ इज गेटिंग बेटर तो जोशुआ शुड बी गेटिंग वर्स, या इफ जोशुआ इज गेटिंग बेटर रूथ शुड बी गेटिंग वर्स. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. अब ये तीन हमने चीजें पढ़ ली इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हेड में, इसकी डेफिनेशन में, इनिशियल इंट्रो में, कि इट इज अ सिचुएशन वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट यूजिंग लीस्ट इनपुट्स. दैट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. आउटपुट प्रोड्यूस्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. Allocative efficiency, and when allocative efficiency is achieved, it leads to a situation called Pareto optimality. No one can be made better off without making someone else worse off. Um, एक ब्लैक में ऊपर देखो एरो बना हुआ है. चौथी फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इज डायनामिक एफिशिएंसी. ये क्या है? व्हेन फर्म्स री-इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कम अप विद इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. ये होती है जी डायनामिक एफिशिएंसी. अब बच्चों, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर A2. हर साल 25 मार्क का सेम नहीं तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो प्लीज बी योर बेस्ट फ्रेंड्स. इसको समझ के रट लेना ये मॉडल आंसर, और इंशाल्लाह ताला आप विल बी हैप्पी ऑन द डे ऑफ एग्जाम. P4 का हाफ सेक्शन बी यानी ए लेवल का 1/4 इसी एक चैप्टर से आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. सो मेक श्योर यू डू इट वेरी वेल.
राइट जी, अभी तक इन चारों में कोई प्रॉब्लम, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, फिर उसके बाद एलोकेटिव के रिजल्ट में परेटो ऑप्टिमैलिटी और फिर डायनामिक एफिशिएंसी। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट। एनीवन जी? ओके, अब हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को डिफरेंट क्राइटेरियाज पे जज कर रहे हैं। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट। इट कैन बी जज्ड ऑन it can be judged on criterions of X efficiency, that is producing on the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point. फिर टेक्निकल पे आते हैं। देखो लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है एक्स एफिशिएंसी का है, तीन एवरेज कॉस्ट कर्व लगे हुए हैं। वाई एक्सिस पे कॉस्ट लेबल्ड है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी यानी आउटपुट लेबल्ड है। AC0, AC1, AC2। Joshua, which one is the lowest average cost curve? AC2। तो इन पांच पॉइंट्स लगे हुए हैं। विच वंस आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट एंड एक्स एफिशिएंट एंड विच आर नॉट एक्स एफिशिएंट? E, C and D are X efficient, A and B are not efficient. परफेक्ट, शाबाश। बस आपने देखना है कि लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व पे हो, लोएस्ट पॉइंट है या नहीं है। दूसरी है जी टेक्निकल एफिशिएंसी, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए, यानी MCAC को लोएस्ट पॉइंट पे कट करे। अगर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर से रिलेट करो तो इट मींस अपना सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स हासिल कर लिए शॉर्ट रन में और डिमिनिशिंग रिटर्न्स अवॉइड कर लिए। क्लियर हो गया? ये दोनों हो गए आपके एक्स एफिशिएंसी के क्राइटेरियंस, सॉरी अपना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के क्राइटेरियंस। एक्स producing at the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point, and technical producing at the lowest point of a given average cost curve where MC is equal to AC। राइट जी। अब दूसरा एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोड्यूसिंग द राइट गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स वांट्स, जो लोगों को पसंद आ रही हैं। इसके तीन क्राइटेरियंस हैं। नंबर वन इज जी मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है जी? एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ गुड और सर्विस। प्राइस इज द वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस ऑन द गुड और सर्विस। तो अगर आखिरी यूनिट जो बना है उस पे उतने ही स्कार्स रिसोर्सेज मार्जिनल कॉस्ट लगी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, जितनी वैल्यू प्राइस की शक्ल में कंज्यूमर्स प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हमने स्कार्स रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लिया, उनको बहुत एफिशिएंटली एलोकेट कर लिया। सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस क्राइटेरियन? All right. Second one जी, marginal social cost should be equal to marginal social benefit, यानी कोई एक्सटर्नल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ना हो, थर्ड पार्टीज को इफेक्ट ना हो। तो जो आखिरी यूनिट बनाने की सोशल कॉस्ट है यानी प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, वो बराबर हो आखिरी यूनिट के सोशल बेनिफिट्स से, यानी प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स। तो सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमाइज, नो डेड वेट लॉस। आखिरी इसके अंदर आ जाएगा जी टोटल सरप्लस, यानी कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है जी। अब इसी ग्राफ में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सारे क्राइटेरियंस एफिशिएंटली मेट हो रहे हैं। सप्लाई कर्व क्या है जी? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व। अगर कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है तो यही सोशल कॉस्ट भी है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो हो तो प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट विल बी द सेम आंसर। इसी तरह डिमांड आपका मार्जिनल प्राइवेट कर्व है, बेनिफिट कर्व है। अगर एक्सटर्नल बेनिफिट ना हो तो यही सोशल बेनिफिट कर्व। दोनों जहां इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम E0 पे, ना सिर्फ मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है, बल्कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर हैं। और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस आप देख लें, हाईलाइटेड एरिया, टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज हो चुका है। इससे कम बनेगा तब भी डेड वेट लॉस आएगा, ज्यादा बनाएंगे तब भी डेड वेट लॉस है। तो इन केस ऑफ नो एक्सटर्नैलिटीज, नो हार्मफुल और गुड इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज, डिमांड सप्लाई एलोकेट रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंटली इन इकोनॉमिक्स। अब इंशाल्लाह ये समझ आ गया जो आप पूछ रहे थे? इंशाल्लाह बेटे, डिड यू अंडरस्टैंड इट नाउ? यस सर। ओके जोशुआ, कोई मसला बेटे? किसी को डिमांड सप्लाई कर्व का ये प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट सोशल बेनिफिट होने में प्रॉब्लम आ रहा हो? सर अगर यहाँ पे यस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मान लो सर, वो एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट करे, ये पूछ रहे हो?
अगर करेंगे तो सप्लाई कर्व लेफ्ट के शिफ्ट कर जाएगा। शाबाश, बिल्कुल। और अगर एक्सटर्नल बेनिफिट एग्जिस्ट करेगा तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। राइट, शाबाश, दैट इज द वे टू गो। आई लाइक इट जोशुआ, यू हैव ऑल द एबिलिटी, आई एम टेलिंग यू अगेन बॉय, हिम्मत कर थोड़ी सी। तो ये हो गया जी बेसिक एफिशिएंसी के क्राइटेरियंस। somebody lock this door। उसके बाद हम चल रहे हैं जी, अब थोड़ा सा इस फिगर की एक्सप्लेनेशन थी। इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी का क्या मॉडल पेश करती है, नीचे वाला बुलेट देखो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी ओनली एग्जिस्ट इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, पीछे हम जो पढ़ के आए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, व्हेन फर्म इज इन लॉन्ग रन एंड ओनली मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स कहती है जी कि परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म हो लॉन्ग रन में, जब वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनाती है, उस वक्त दोनों एफिशिएंसीज प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एंड इट इज करेक्ट, नोट करो। एमसीएमआर की आउटपुट ली हमने, क्यू जीरो प्राइस, वो जो डिमांड सप्लाई से मार्केट में बन गई थी, सब प्राइस टेकर्स का स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे भी कट कर रहा है, टेक्निकल एफिशिएंसी आ रही है यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, साथ में एमसी और प्राइस भी बराबर हैं तो एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी के लिए हमें मॉडल देता है परफेक्ट कंपटीशन की फर्म का लॉन्ग रन में। कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पे? ऑल राइट, अब एक आखिरी क्राइटेरिया, पीपीसी क्राइटेरिया दोबारा देख लेते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को जज करने का। इट इज अ कर्व दैट शोज, आपने पढ़ा हुआ है इसमें, all possible combinations that an economy can produce using all its resources fully and efficiently while technology does not change। पीपीसी लगाया हमने, 4 पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या शो कर रहे हैं? प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है फुली एंड एफिशिएंटली तमाम रिसोर्स यूज हो रहे हैं। अलबत्ता पॉइंट यू इनसाइड द पीपीसी इज इनएफिशिएंट, क्योंकि सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेटेड नहीं है, हम अनएम्प्लॉयमेंट में है, राइट। और लास्टली, मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट सैक्रिफाइसिंग द अदर। नोट करो, यू पॉइंट पे 10 बन रही थी गुड एक्स और 20 बन रही थी गुड वाई, अगर मैं पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करूं 50 वाई बन जाएंगी, एक्स अभी भी 10 बन रही हैं, तो समवन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो हर पॉइंट पीपीसी पे प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, अलबत्ता ए बी सी डी में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां अवाम, गवर्नमेंट, सोसाइटी चाहेगी कि यहां प्रोड्यूस किया जाए, वो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सोशल प्रेफरेंस कर्व या सोशल डिजायरेबिलिटी कर्व चाहिए, जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो आपने क्या बोलना है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी, यस। एलोकेटिव एफिशिएंसी मे बी, क्योंकि अगर वो हम उस पॉइंट पे हैं जहां सोशल प्रेफरेंस है तो एलोकेटिव भी होगी, इसलिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्योंकि दोनों से मिलके बनती है, वो भी मे बी। क्लियर हो गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस मेरा बेटा, एनी क्वेश्चन? ओके, अब एक क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वो था पास्ट पेपर्स में कि अ कंट्री मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, एक्सप्लेन हाउ वुड इट अफेक्ट इट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सबसे पहले आपने इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डिफाइन किया, ये चारों बातें। Output is produced at the lowest cost, productive efficiency. Output produced should reflect consumer preferences, allocative efficiency. If allocative efficiency is achieved, Pareto optimality occurs. No one can be made better off without making someone else worse off. फिर जी डायनामिक एफिशिएंसी, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए री इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेशन लाते हैं। फिर प्रोडक्टिव के क्राइटेरियंस, एक्स टेक्निकल। फिर एलोकेटिव के क्राइटेरियंस, एमएससी इक्वल टू एमएसबी, एमएससी एमसी इक्वल टू प्राइस, टोटल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज, ये ग्राफ। फिर हम आए, इसको स्किप किया हमने, और हम सीधे आए पीपीसी का, कि जी अगर हम पॉइंट यू से कोई ए बी सी या डी पॉइंट पे जाते हैं तो ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, because more of one good cannot be made without sacrificing the other. Least cost combination of labor and capital has been used. अलबत्ता the point inside PPC was inefficient, अब हम productively efficient हो गए।
One of these points on PPC will be allocatively efficient, but for that we need social preferences curve. ठीक है? Hence, movement, ये देखो conclusion, movement will cause increased productive efficiency and maybe allocative efficiency, hence maybe economic efficiency as well. सबको ये 12 मार्क के क्वेश्चन की सेंस बन गई? Yes, sir. Very good. Joshua, totally clear? Ibrahim? Yes, sir. Okay, wonderful. Let's move on to आज हमने देखना है जी मार्केट फेलियर्स. इब्राहिम, सुहेब, हमने ये स्टार्ट किए थे थोड़े से, ये बस उधर ही रुक गए थे पीपीसी पे? सर मोनोपोली और पब्लिक गुड्स के कर लिए थे. कर लिया था, तो चले मैं आज पब्लिक गुड्स एंड मोनोपोली का आपको दोबारा करा रहा हूँ. वैसे आई शुड बी अ लिटिल बिट हार्टलेस अबाउट दीज एब्सेंट किड्स, बिकॉज अगर उनको अपना फ्यूचर परवाह नहीं है तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ? आई थिंक आई शुड कीप कवरिंग द सिलेबस इवन इन द ऑनलाइन क्लासेस, ताकि अगर उनको नहीं इंटरेस्ट तो कोई मसला नहीं है, लेट देम सफर. राइट जी. तो हमने बोला जी कि परफेक्ट कंपटीशन की फर्म लॉन्ग रन में जब नॉर्मल प्रॉफिट बनाती है वो आइडियल है, लेकिन रियलिटी में परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती. इसकी अनरियल असम्पशंस हैं, होमोजेनियस गुड्स, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जीरो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट. तो मार्केट फेलियर्स आते हैं. व्हाट इज मार्केट फेलियर? When free market fails to allocate resources efficiently. Some goods are overproduced and consumed, some underproduced and consumed. कहीं कंजम्पशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं प्रोडक्शन की. तो हमने इसमें 4 मेन केस पढ़ने हैं मार्केट फेलियर्स के. मोनोपोली, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव दोनों इनएफिशिएंसीज होंगी इसमें. मेरिट, डीमेरिट गुड्स का केस हमने एएस में भी पढ़ा था. एक्सटर्नैलिटीज का केस, पॉजिटिव नेगेटिव का, ये जो है ये भी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का मामला है. पब्लिक गुड्स भी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का मामला है. तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक गुड्स, जो आप एएस में बड़ा अच्छा तरह पढ़ चुके हो. सबसे छोटा और आसान मार्केट फेलियर है. पब्लिक गुड्स का बताना है जी कि दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल. नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंज्यूमिंग देम वंस दे आर प्रोवाइडेड. They are non-rival. Consumption by one does not reduce the availability or benefit for others. Uh, they lead to free rider problem, as some will use them without paying for them. Examples: street lights, national defense, lighthouses. इसमें मार्केट क्यों फेल हो रही है? फ्री मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई वाली. Free market cannot charge a price, hence they are not provided at all. It becomes a missing market. ये सिरे से प्रोवाइड ही नहीं होती फ्री मार्केट में, एक टोटल मिसिंग मार्केट बन जाती है. अब मुझे आप लोग बताएं, हमने डिस्कस भी किया था, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू ओवरकम दिस मार्केट फेलियर? ये फ्री मार्केट में तो ये प्रोवाइड करनी नहीं है. वो सब्सिडीज सब्सिडीज दे भी दें तो प्राइवेट सेक्टर इनको नहीं बनाएगा, प्राइस चार्ज नहीं होती बेटे. सर टैक्स रेवेन्यू से बना सकते. यस, थैंक यू इब्राहिम. गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू लेती है, उससे प्रोवाइड करती है स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस, लाइट हाउसेज वगैरह, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट फर्म्स को प्रॉफिट नहीं है, वो बनाएंगे ही नहीं, इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम है. तो इंशाल्लाह सब्सिडीज वाज अ रॉन्ग आइडिया. समझ आ गया बच्चों? यस सर. ओके, अब इसमें देखो, हम यहीं पे गवर्नमेंट इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जी टैक्स रेवेन्यू से, बिकॉज फ्री राइडर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे. लेकिन मसला क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफन मिस एस्टिमेट्स या रॉन्गली एस्टिमेट्स हाउ मच डिफेंस शुड बी प्रोवाइडेड. स्ट्रीट लाइट्स पे कितना पैसा लगना चाहिए, कहाँ कहाँ होनी चाहिए. पंजाब में ज़्यादा हो जाएंगी, बलोचिस्तान में कम, तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी. अक्सर वो सही तादाद में एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये ओवर या अंडर प्रोवाइड हो सकती है. समझ आ गया बच्चों? यस सर. आपको 25 मार्क के क्वेश्चन में कोई 2 मार्केट फेलियर, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो कोई 2 करने होते हैं डिटेल में. मैं कहता हूँ पब्लिक गुड्स वाला 7 एम ही ठोक दिया करो, बिकॉज इट्स सो स्मॉल. 8 लाइनें इसकी इंफॉर्मेशन है, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिला के 4-5 और, तो 12-13 लाइनों में, हाफ अ पेज में आपका एक मार्केट फेलियर होता है. जस्ट इन केस आपने मोनोपोलीज वगैरह को, बाकियों को सही एक्सप्लेन नहीं किया, तो कम से कम इसको आप स्कोर कर जाओ अच्छी तरह. राइट? अच्छा जी, अब मोनोपोलीज, ये मेरा मार्केट फेलियर फेवरेट है, बिकॉज इसमें बड़े साइंटिफिक स्कोर आते हैं. मोनोपोलीज कैसे इनएफिशिएंट होती हैं, कैसे मार्केट फेल होती है, रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली एलोकेट होते हैं, तो उसको समझते हैं. पहले जरा मोनोपोली के फीचर्स बता देंगे जरा, जस्ट टू ऐड द क्वालिटी टू द आंसर. मोनोपोलीज आर लार्ज बिजनेसेस विद
25% और मोर मार्केट शेयर, असल में 25% से ज़्यादा ही होना चाहिए और नहीं। विद मोर देन 25% मार्केट शेयर, दे आर प्राइस मेकर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, यानी एमसीएमआर पे बनाते हैं, बैरियर्स टू एंट्री बनाते हैं, कुछ भी लिख दो। दे आर बोथ प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। अगर किसी बच्चे को इस बने बने ग्राफ में मसला हो रहा हो तो मैं एक बार फिर ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे बताइएगा प्लीज। सबको ये समझ आ रहा है? वीडियो देखी थी तो मैं यहीं से समझा दूं, अगर नहीं तो मैं दोबारा बना दूं। मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दो। मैं दोबारा बना दूं? प्लीज सर। श्योर, थैंक यू। प्लीज भी आपका ही राइट होता है, यू नो देयर इज नो पॉइंट कि मैं हरी करता रहूं और समझ ना आ रहा हूं। राइट जी, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई होप माय बोर्ड इज काइंड ऑफ वर्किंग। एक मिनट जी, एक मिनट बेटे, बेटे बोर्ड वाली लीड ले आओ। राइट, 2 मिनट लगेंगे जी। इन द मीन टाइम मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया ताकि बहुत ज्यादा लाइंस ना बन जाएं। डिमांड कर्व सबसे पहले लगाया और उसके बाद मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व लगाया, दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट दिखा दिया। एमसीएमआर की आउटपुट ली, लिख दिया ईएम, इक्विलिब्रियम मोनोपोली, क्वांटिटी मोनोपोली नीचे पे। जब मैं इस पे ऊपर गया हूँ डिमांड कर्व तक तो प्राइस सेट हो गई P0, यहाँ पे PM लिखना चाहिए था, प्राइस मोनोपोली। ठीक है मेरा बेटा। तो उसके बाद अब मसला क्या हो रहा है, इस आउटपुट पे देखो, ऑप्टिमम पॉइंट जहां लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन हो रही है, यानी एमसीएसी के लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, वो आगे है। हमारी एवरेज कॉस्ट ए पॉइंट पे है, ज्यादा है, तो हम प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हैं। चले, मेरा बोर्ड आ गया, मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूँ ताकि किसी को मसला ना आए। राइट बच्चास, अब इसको देखें, इसके चंद स्टेप्स फॉलो कर लेना, गलती नहीं होती। राइट, सबसे पहले तो लेबल्स। पूरे मार्केट स्ट्रक्चर्स में हमने प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट किया था। अब क्योंकि रेवेन्यू इज अ बेनिफिट फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो इसको हम रेवेन्यू की जगह, इसको रेज करता हूं, हम बेनिफिट का वर्ड लिख देंगे। ठीक है, सो प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, और इधर क्वांटिटी आती है हमेशा, तो वो लिख दिया। सबसे पहले एक डिमांड कर्व लगा दीजिए, उसको AR लिखते हैं, डिमांड इज ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू, और MR पहले गिरता है, मार्जिनल्स पहले गिरते हैं, तो मैंने MR नीचे लगा दिया। अब बेटे काफी सारी टेंजेंसी दे के एवरेज कॉस्ट कर्व को आप ऊपर ले आए। अभी भी थोड़ा सा मुझसे गलत हुआ है क्योंकि MCMR की आउटपुट पे नॉर्मल प्रॉफिट नजर आना चाहिए, तो मैं MR को थोड़ा सा ज्यादा गिरा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो जी। अब मैंने MC लगाया। अब MCMR के इक्विलिब्रियम पे मोनोपोली ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ली, QM। उस पे जब मैं ऊपर गया, सॉरी टेढ़ी हो गई है, ए पॉइंट पे मेरे दोनों कर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये प्राइस मोनोपोली बन गई। जोशुआ, कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ओके जी। अब हम नोट कर रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट जहां MCAC को कट कर रहा है, ऑप्टिमम पॉइंट, वो ये है, जबकि हमारी एवरेज कॉस्ट ए पॉइंट पे है। हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी आउटपुट पे, इस क्वांटिटी पे ज्यादा है ना, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। साथ में हमारी इस आउटपुट पे MC जो है सिर्फ यहां तक है, और प्राइस इतनी ज्यादा है, तो MC प्राइस के बराबर भी नहीं है। सो MC इज नॉट इक्वल टू AC, नॉट इक्वल टू प्राइस। प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, दोनों इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सबको ये बात समझ आ गई? यस। ओके। अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, MC सप्लाई कर्व होता, सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक इक्विलिब्रियम कंपेटिटिव मार्केट ये होती, प्राइस कम होती, आउटपुट ज्यादा बनती, QC। अब जी प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रही है मोनोपोली, आउटपुट भी कम बना रही है। आउटपुट कम बनाने के इस केस में इतना X एंड Y एरिया हमारा डेड वेट लॉस हो रहा है। सो मोनोपोली हर काउंट पे इनएफिशिएंट साबित हुई। MCAC के बराबर नहीं है हमारी आउटपुट पे, लीस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे।
मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है। परफेक्ट मार्केट होती, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एलोकेशन होती तो प्राइस कम होती, आउटपुट ज़्यादा बनती, एक्स वाई का डेड वेट लॉस हो रहा है मोनोपोली की वजह से। एवरीबडी 100% क्लियर ऑन दिस जी? Yes, sir. एक्सीलेंट। लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स। ये बना हुआ ग्राफ है, देखें वही सारी चीज़ इसमें हमने बता दी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू द फिगर मोनोपोली इक्विलिब्रियम इज एट EM। हमेशा इक्विलिब्रियम से एक्सप्लेन करो। At this output, MC is not equal to AC and MC is not equal to price. Therefore, monopoly is both productively and allocatively inefficient. If it was a perfect market, equilibrium would have been through demand and supply, price would have been lower, output higher, monopoly is causing X and Y dead weight loss. जी बच्चों, ये आपने ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दिया, आपका ये मार्केट फेलियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू स्टॉप दीज मोनोपलीज? टू जस्ट सेव टाइम मैं खुद ही करवा देता हूँ। गवर्नमेंट कैन यूज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी मोनोपोली को हुक्म दे दें कि आखिरी यूनिट पे जितनी कॉस्ट आ रही है वो प्राइस चार्ज करो। तो देखो एमसी जहां डिमांड कर्व को कट कर रहा है, वही परफेक्ट कंपटीशन वाली प्राइस हो जाएगी और परफेक्ट कंपटीशन वाली आउटपुट हो जाएगी। तो डेड वेट लॉस एक्स एंड वाई खत्म हो गया। सेकेंडली, गवर्नमेंट से एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट कह दे मोनोपोली को कि जी प्रॉफिट कैपिंग, आप प्रॉफिट एक लिमिट तक कमा सकते हो। तो मोनोपोली को अंदाजा होगा कि एमसीएमआर पे मेरा प्रॉफिट रुक रहा है, ज्यादा मैं बना रहा हूँ तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, तो उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगेन एफिशिएंसी रिस्टोर हो सकती है। गवर्नमेंट कैन ट्राई टू स्टॉप द फॉर्मेशन, ये हमने आगे सारा पढ़ना है, मैं यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आपको जरा इसकी सेंस बन जाए। गवर्नमेंट कैन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोपोली। मोनोपोली कैसे बनती है? मर्जर्स, टेक ओवर्स के थ्रू। दो बड़ी कंपनीज मिली, बहुत जाइगेंटिक मोनोपोली बन गई। तो ऐसे मर्जर्स और टेक ओवर को होने ही ना दो, कोर्ट्स उसको ब्रेक कर दें, रोक दें। इसके अलावा जी, गवर्नमेंट कैन ओपन अप द मार्केट, कंटेस्टेबल मार्केट कर दो, यानी बैरियर्स टू एंट्री हटा दो। उससे कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली कॉम्पिटेटिव लिविंग बिहेव करेगी, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने से डरेगी क्योंकि बैरियर्स खत्म हो गए, मोनोपोली कायम ही बैरियर्स के सर पे। सो बेसिकली ये सब कुछ करके आप मोनोपोली को रोक सकते हैं। लेकिन इवेल्युएटिव पॉइंट्स क्या हैं जी? मोनोपोली मे बी अ मल्टीनेशनल कंपनी, दे माइट थ्रेटन टू लीव द कंट्री एंड कॉज मैस अनएम्प्लॉयमेंट। अक्सर मोनोपोलीज आपकी मल्टीनेशनल्स होती हैं, नेस्ले वगैरह, ये बुलीज होते हैं, गवर्नमेंट्स इन पे प्रेशर नहीं डाल सकती क्योंकि इतनी जॉब्स क्रिएट कर रही होती हैं, तो वो ये बात नहीं मानेंगी। सेकेंडली जी, मोनोपोली in a developing country may use unethical means like bribes and etc. to stop officials from acting upon government directives. तो लॉ को तोड़वा सकती हैं, यहाँ पे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रुकवा लेंगी रिश्वत वगैरह दे के, अनफेयर मीन्स करके, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के। ठीक है। और अगर हम मोनोपलीज को रोकते हैं तो कौन सी एफिशिएंसी जाती है? डायनामिक एफिशिएंसी, क्योंकि मोनोपलीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में सबसे आगे होती हैं। इनके पास इतना शॉर्ट रन लॉन्ग रन का एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कि ये रिसर्च कर सकती हैं। तो एप्पल, सैमसंग, ऐसी फर्म्स को अगर गवर्नमेंट कल को तंग करती है और वो बंद कर देती हैं बिजनेसेस, तो डायनामिक एफिशिएंसी, इनोवेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। गॉट इट बच्चों? मोनोपोली कंप्लीटली क्लियर? yes, sir. Yes, ओके, sir. ओके, ओके। अब मैं थोड़ा सा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। खैर थोड़ा सा डेड वेट लॉस को यहाँ एक्सप्लेन किया हुए बच्चे ने, तो वो देख लीजिएगा। मेरिट डीमेरिट गुड्स वगैरह। इज एवरीबडी कमिंग ऑन मंडे? तो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आगे क्लास में कंटिन्यू करूँ। Yes, sir. तो थोड़े से मैं आपको एमसीक्यूज करा दूँ, मुश्किल से 10 मिनट और, ताकि हम इस क्लास को भी कुछ अच्छी तरह यूज़ कर सकें। ये मैंने कुछ क्लास में करवाए थे कुछ एमसीक्यूज, जैसे ये 32 समर्स एक पेपर पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, पहले 3 क्वेश्चंस मोनोपोली में से आपको, सॉरी एफिशिएंसी में से आपको आएंगे, फिर कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह पे वापस जाएगा। अभी से आप लोग सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सुहेब और इब्राहिम ने शायद ये किया था, लेकिन एनीबॉडी कैन आंसर। देखिए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? थर्ड पार्टीज पे कोई हार्मफुल इफेक्ट कौन सा नजर आ रहा है? आई वुड लाइक जोशुआ टू अटेम्प्ट फर्स्ट।
सी। सी, शाबाश, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर था। P3 मुश्किल नहीं है, सिर्फ कोर्स बहुत लंबा है तो बच्चों को छोटी छोटी बातें याद नहीं होती। नंबर 2 I'll give to Inshal. Diagram shows a firm operating in monopolistic competition. उसको इग्नोर करो। Which point is firm allocatively efficient? अभी हम पढ़ के आए कहाँ पे allocative efficiency आती है, तीन हिस्से ग्राफ में कहाँ नजर आ रहा है आपको? इंशाल मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर कहाँ हो रही है? प्राइस टू नहीं कुछ। शाबाश। ग्राफ में जहां एम सी ए आर कर्व को, क्योंकि प्राइस हमेशा ए आर डिमांड कर्व से बनती है, जहां एम सी ए आर कर्व को कट करे वो एलोकेटिव एफिशिएंसी बन जाती है। जारी बात है, प्राइस एम सी और डिमांड कर्व के थ्रू ही बनती है। सर सी। सी। अगर वो पूछता प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो इब्राहिम कहाँ होती इस ग्राफ में? सर बी। बी, एम सी ए सी के बराबर लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। समझ आ गया जोशुआ, सुहेब, सबको? यस सर। इट्स वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन। नंबर 3 मैं सुहेब को दे रहा हूं, हमने किया था क्लास में। अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एजुकेशन एक ही बात है। अंडरटेकन इन मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट सोशली ऑप्टिमल, आइडियल नहीं है सोशली। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? सुहेब ट्राई कीजिएगा। सर सी। शाबाश। एजुकेशन या ट्रेनिंग के दो मार्केट फेलियर्स हैं, हमने खैर पढ़ना है ये। एक इंफॉर्मेशन फेलियर, कंज्यूमर को खुद नहीं पता कितनी अच्छी हैं। सेकेंडली इनके एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं थर्ड पार्टीज पे। जॉब क्रिएशन और सॉरी एजुकेशन से आउटपुट अच्छी बनती है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, अच्छी वर्कफोर्स, हेल्दी वर्कफोर्स की वजह से जीडीपी बढ़ता है। तो वो बेनिफिट्स तो सोसाइटी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बेनिफिट्स इंडिविजुअल को जो मिल रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी। सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, चौथा ऑलिगोपोली का, ये हमने बाद में कवर करना है। अब देखो कंज्यूमर बिहेवियर वापस आ रहे हैं। लेट्स से इब्राहिम, ऑन अ डायग्राम द स्लोप ऑफ अ कंज्यूमर्स बजट लाइन बिकम्स स्टीपर। फ्लैट नहीं, स्टीप हो रही है, जैसे चढ़ना मुश्किल हो जिसके ऊपर। कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है आपको? सर डी। प्राइस हैज इंक्रीज्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसी को यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो मैं एहतियातन बना के दिखा देता हूँ। मुझे प्लीज। श्योर श्योर बेटा बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ वो वर्डिंग ऐसी करता है कि बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाता है। ये देखें, उसने कहा बजट लाइन स्टीप हो रही है। गुड वाई, गुड एक्स, ये हमारी बजट लाइन थी पहली, ए बी। ये पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हो जाए तो नोट करो ये कम स्टीप है, फ्लैटर है, और ये बहुत ज्यादा स्टीप है। तो जोशुआ समझ आ रही है? अगर इस पे बंदा चढ़ रहा है तो आसानी है, इस पे चढ़ रहा है तो उसको बहुत मुश्किल हो रही है, स्टीप है काफी। तो स्टीप कब जी होगी? सर। जब प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ेगी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसकी ऑप्शन आपके सामने ये आ गई, ऑप्शन डी। ठीक है ना? जी सर। यस, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जोशुआ ट्राई कीजिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर बड़ा डिटेल में पढ़ा था, अगर कहीं मसला है तो ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू आउट, बट जस्ट हैव अ लुक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा आपको नजर आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल हैपन। यस, अब नजर आ रहा है जी। The diagram shows two indifference curves and two budget lines for good x and y. Consumer's initial position is at point F. ये पहला इंडिफरेंस कर्व IC1 पे, ठीक है। फिर जी वो कह रहा है कंज्यूमर प्रेफर्ड फाइनल पोजीशन बिकम्स H, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है। व्हाट डज द मूवमेंट फ्रॉम एफ जी रिप्रेजेंट? पहले ही इंडिफरेंस कर्व पे हम एक शैडो बजट लाइन बना के कोई इफेक्ट निकालते थे, थोड़ा तसल्ली से देखिएगा।
यहाँ कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है? एनीवन एल्स? अगर जोशुआ कर रहे हो तो मैं वेट करूं। I think I would like to go with A. नो बेटे, इनकम चेंज से तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है। ये सिर्फ गुड एक्स की प्राइस कम हुई है इसलिए पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट आया एक्स वन से एक्स टू। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पे खराब है। फॉलो कर रहे हो? इनकम चेंज कॉजेज पैरेलल शिफ्ट, पूरी बराबर बाहर शिफ्ट होती है। फिर वो हम इनकम कंजम्पशन कर्व लगाते थे, उसमें सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट्स नहीं होते। अब कोई और बताएगा मुझे कौन सा वाला सही ऑप्शन है? C. सी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस फॉल फॉर एक्स। पहले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जब हम इमेजिनरी शैडो बजट लाइन लगा के एक टेंजेंसी बनाते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। दूसरा वाला इनकम इफेक्ट आता है और मिल मिला के प्राइस इफेक्ट बनता है। अब ये गुड कोई परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वाली गुड है, क्योंकि एच और जी सेम पॉइंट्स पे, ना ये नॉर्मल है, ये कोई नेसेसिटी गुड है एक्चुअली, ना इंफीरियर और ना ही गिफिन। अब समझ आ रहा है जोशुआ, या मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए? Better है. ओके, चलिए लेट्स डू वन और टू मोर एंड फिनिश द क्लास। ये भी हमने क्लास में किया था, तो इब्राहिम एंड सुहेब विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। जोशुआ आप लोग देखो, टेबल शोज टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग चेयर्स। चेयर्स की प्रोडक्शन दिखाई हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 4 चेयर्स? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने आपको बताया था कि किसी की जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, उस वेरिएबल को आउटपुट से डिवाइड कर दें। सो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट विल बी योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 4 यूनिट्स पे देखो, टोटल कॉस्ट 94 है, इसमें से फिक्स्ड कितनी है वो सोचें, लॉजिकली उसको निकालें और फिर 4 पे डिवाइड करें आउटपुट पे, तो आंसर आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। A. ए जोशुआ, वेल डन। इंशाल्लाह आपको भी क्लियर है? Yes. जीरो पे 50 फिक्स्ड कॉस्ट थी, वो निकाल दी 94 में से। 44 वेरिएबल कॉस्ट है, 4 चेयर्स पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरा बेटा 11। ये अभी हमने ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, आज मैं आपको आएंगे आप लोग तो मैं जल्दी जल्दी करा के पास पेपर्स कराऊं। नंबर 8 जी, इन मार्केट इकोनॉमीज फर्म्स कैन ऑपरेट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कुछ याद आ रहा हो अगर वो तो देखें, विच फीचर इज नॉट टिपिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व्स होते हैं काफ़ी सब्स्टिट्यूट्स होने की वजह से। कुछ फर्म्स मोनोपोलिस्टिक पावर वाली होती हैं लेकिन मेजॉरिटी छोटी फर्म्स होती हैं, और इसके अंदर एम सी एम आर पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स डिफ्रेंसिएशन होती है। तो कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें नहीं है इसका फीचर? बैरियर्स टू एंट्री ना होने के बराबर होते हैं इसमें। ये मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। आई सजेस्ट कि इसको मैं खुद ही करा दूं, क्योंकि हमने ओलिगोपोली नहीं किया। प्राइस लीडरशिप विद फ्यू लार्ज फर्म्स, ये ओलिगोपोली का फीचर है। तो ए बी सी डी सारे, ए सी डी सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के थे। प्राइस लीडरशिप एंड कार्टेल्स वगैरह ये हमने ओलिगोपोली में पढ़ना है। तो ये 2-3 चैप्टर जब हो जाएंगे आपके, तो आपके सारे ग्लिच निकल जाएंगे। अच्छा जी, अब लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अनदर। ये भी ओलिगोपोली का है, ये जनरल क्वेश्चन है। हम्म, ये इतना हिस्ट्री भी आपने, हाँ नंबर 14 देखें, शायद समझ लें जी। व्हाट कुड प्रिवेंट अ मार्केट फेलियर? Sir, B. बी, बिल्डिंग रेगुलेशंस। घरों के पास, हाउसिंग सोसाइटीज के पास फैक्ट्री ना लगाओ, पोल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट ना हो। चिमनी हाइट्स इतनी रखो ताकि हवा में, अपर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन चली जाए, नीचे ना आए। तो बिल्डिंग रेगुलेशन विल स्टॉप एक्सटर्नल कॉस्ट एंड मे क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट्स। तो वो वाला मार्केट फेलियर दूर हो जाएगा। खैर अभी वो हमने पढ़ना है डिटेल में। सो आई थिंक गुड इनफ जी। वैसे नंबर 15 जरा ट्राई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वलिश करने के लिए क्या पॉलिसी यूज की जा सकती है? नहीं, when will a society have achieved an equitable distribution of income?
जरा थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर एक ही दिन में हो जाएगा। चलें इसको छोड़ते हैं, अभी आप लोग परेशान ना हो। आई विल स्टॉप इट हियर एंड ट्राई कि अगर ये हमारी रिकॉर्डिंग हो तो रही है, लेकिन अगर ये मिल जाए आप लोगों को